स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो रणनीति का ये बेहद खास एक्सक्लूसिव एपिसोड आप देख रहे हैं, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन 2.0 की। और आज रविवार का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चौथे राउंड की मीटिंग होने जा रही है। भले ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का महाधिवेशन चल रहा हो, लेकिन शाम तक ये खबर लाइमलाइट में आएगी कि आखिरकार जो चौथे राउंड की बातचीत है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद की जाए। क्योंकि मनीष जी, ये खबर सामने आई थी कि जब चौथे राउंड की जब मीटिंग होगी तो वहां पर एमएसपी को लेकर एक प्रस्ताव या एक कमेटी का गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया जा सकता है। केंद्र सरकार बहुत आशावान है और सरकार भी चाहती है कि हर एक मुद्दे पर, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि हमें जरूरत नहीं है कि किसान दिल्ली कूच करें, हम जब खुद ही चंडीगढ़ आकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि जब आप आए तो एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर जाएं, कोई टेम्परेरी आश्वासन लेकर ना जाएं, इसलिए टाइम दीजिए। देखिए, बात सही है। देखिए, कमेटी का एक गठन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके दो तीन उद्देश्य होते हैं। पहली बात, उद्देश्य के एक इमीडिएट जो क्लैश है वो समाप्त हो। कमेटी बनाना, आयोग बनाना, किसी भी मानो आरक्षण है, मानो मुस्लिम महिला तलाक का मामला है, चाहे उसका कोई और मामला हो, एक कमेटी या आयोग बना के उस मामले को इमीडिएट ठंडा करते हैं। इसके बाद सभी लोग उसको, आयोग उसकी डिटेल्ड स्टडी करता है और उसकी स्टडी करके सब लोगों के ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं और एक प्रोटोकॉल के तहत, प्रक्रिया के तहत वो काम आगे बढ़ा के सरकार को रिकमेंडेशन भेजाई जाती है। हम ये बात समझ रहे हैं। अब स्थिति यहाँ ऐसी बन गई है कि मुझे लगता है किसानों को भी ये पता लग गया है कि कुछ मामलों में मोदी सरकार बहुत सख्त है। पिछली बैठक बेनतीजा रही, उसमें एक कमेटी के गठन के आइडिया को किसान नेताओं ने सिरे से नकार दिया था। अब अगर वो इस बात पर सहमत होते हुए दिखने का जो संदेश दे रहे हैं, उसका मतलब ये है, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कमेटी के माध्यम से जो उनके पीछे आंदोलनकारी हैं उनको भी एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं एक नैतिक जीत मिल रही है। सरकार को भी एक मोरल रिलैक्स मिलता है क्योंकि अभी चुनाव का समय है। उन्हें पता है कि अभी अगला कोई कैबिनेट की बैठक होनी नहीं है, चुनाव आने वाले हैं। 1 महीने में अगर चुनाव का जो है नोटिफिकेशन आ गया तो कोई आंदोलन हो ही नहीं पाएगा, सरकार कोई वायदा कर ही नहीं पाएगी। ऐसे में उनको भी फ्रस्ट्रेशन है जी, उनको भी जल्दी मच रही है कि भाई जो करना है जल्दी करो। अब साख की लड़ाई है। सरकार इस बात पर अड़ी है कि हम कैसे भी इस मुद्दे पर कोई भी फिक्स कमिटमेंट ना दें। ठीक है। वहीं किसानों को लगता है अगर कुछ फिक्स कमिटमेंट ना हो तो ये उनकी कहीं ना कहीं रणनीतिक हार ना हो जाए। इससे बचने के लिए वो कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसमें टाइम बाई कर दिए जाए। टाइम बाई ये भी कर रहे हैं, टाइम बाई ये भी कर रहे हैं, बट यह है कि किस मॉडल पर हो। ऐसे में कमेटी के गठन में जो बात बनेगी वो ये होगी कि उस कमेटी में कितने लोग किसके हों, उस कमेटी के लिए कोई प्रोटोकॉल टाइमलाइन सेट हो, उसमें कितना टाइम लगेगा और वो क्या रिकमेंडेशन करेगी, उस कमेटी की पावर कितनी होगी, सरकार उसे मानने के लिए कितना बाध्य होगी। और जो नई सरकार आएगी, वो जो नए प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी आते हैं, कोई और आता है, भविष्य के गर्त में है जी, उस समय क्या होगा, इन बातों की भी चर्चा करके कमेटी पर निर्णय होना बड़ी बात है। और अगर कमेटी बन जाती है तो मैं समझता हूं इस समय देश के हित में है। पर समस्या वही है, कमेटी बनेगी तो चीज टलेगी। ठीक है, हमें इसकी क्लैरिटी कर लेना चाहिए। देश जिस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है जी, अभी पेंडिंग चीजें छोड़ने का वक्त नहीं है। ठीक, चीजों को रिजॉल्व करने का वक्त है। मुझे लगता है मोदी सरकार आगे बढ़ के 2 बातें मान के, 2 बातें छोड़ के इस मामले को रिलेट करे, रिजॉल्व करे। लेकिन जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, विदेशी लोग, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, या जो वहां पे जो एक खालिस्तानी आतंकी है जो कनाडा में रहकर वहां से विश्व भ्रमण कर रहा है, ऐसे लोगों का मुंह कैसे बंद होगा? ऐसे लोगों का जो इन्फ्लुएंस पाकर यहां से जो इस तरह के आंदोलन में सपोर्ट करते हैं, जो खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों से कैसे मजबूती से निपटा जाएगा, सरकार को यह भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अमिताभ जी, जब हम लगातार तमाम उन मांगों की बात करते हैं और मनीष जी कहते नजर आ रहा है कि भैया आपको सोल्यूशन तो देना पड़ेगा, 2 बातें माननी पड़ेंगी, 2 इग्नोर करनी पड़ेंगी। लेकिन जब किसानों की स्वामीनाथन आयोग की जब मांगे होती कि भाई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाए, तो सरकार उसको किस हद तक लागू कर सकती है? नहीं, स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की बात है, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर बात है। स्वामीनाथन आयोग ने ऐसी कोई खास गलत सलाहें नहीं दी थी। एक जगह में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कह रहे हैं कि एमएसपी में जैसे जो दे रहे हैं आप ना, तो जो भी उसका लागत है उसका 50% ज्यादा किसानों के लिए दर तय की जाए।
इसका असर क्या होगा? देखिए, पूरे देश को महंगाई से जूझना पड़ सकता है। ठीक है ना, एमएसपी बढ़िया है, जो चल रहा है वो बढ़िया सिस्टम है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिफारिश थी, देखिए वो ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं कि किसानों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। किसानों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। आप देखिए, वो चूंकि आत्महत्या वगैरह, भूखमरी वगैरह की जो स्थिति किसानों के लिए होती थी, तो उसको मोदी सरकार ने ऑलरेडी जो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज की सुविधा मुहैया करा रही है वो ऑलरेडी दे रही है। तो कुछ कई चीजें ऐसे लागू हो चुकी हैं। ऋण पत्र दिया जाए, किसान ऋण पत्र, किसान ऋण पत्र, उनको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। देखिए, फसलों के लिए बीमा की व्यवस्था की जाए तो वो ऑलरेडी हो चुका है, सारे देश में फसलों का बीमा हो रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे वो कुछ चीजें वो चाह रहे थे कि जैसे किसानों की सहायता के लिए कुछ आयोग बने उनकी मदद करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जैसे कि कुछ कुछ संगठन बन रहे हैं ना, जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह हैं, वैसी चीजें जो बन रही हैं, तो वो चीजें और बननी चाहिए और इसमें इसको आगे बढ़ना चाहिए ताकि किसानों को मदद मिले। मैं तो इसमें देखिए सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने भी काफी काम किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी के जांच पड़ताल की है, तो इसको सरकार को इजाजत देनी चाहिए कि कोई भी लैब बना सकता है, सस्ते यंत्र उनको उपलब्ध कराए। हर एक पंचायत में एक लैब बनाने में कोई दिक्कत नहीं सरकार को, और एक आदमी को नौकरी भी मिल जाएगी ताकि मिट्टी की जांच वाच वगैरह वो करवा सके, खाद वाद की सुविधा मिल रही है। ऐसे ही ग्रुप बनाए, एमबीए किए बच्चों का समूह बना दे, जो किसानों के स्थानीय स्तर पे जो उत्पादन है उसको मार्केट करने का तरीका जानता हो। कि क्योंकि क्या होता है, किसान नहीं जानता है कि वो छोटे बाजार, आसपास के बाजार को छोड़ के बड़े बाजार में कैसे जाए। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के बच्चों का समूह बना देना चाहिए कि आप गांव में जाके काम करें, आपको ये सब हम फैसिलिटी देंगे। मशीनें सरकार सीधा फंड कर दे, क्या दिक्कत है? हर एक पंचायत में फूड प्रोसेसिंग के लिए, वहां जैसे आलू ज्यादा होता है तो आलू को सुखाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, क्योंकि कई बार आलू जब ज्यादा होता है तो फेंकना पड़ता है लोगों को 10-20 पैसे किलो। टमाटर ज्यादा हो रहा है या कोई भी फल सब्जी ज्यादा हो रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट देके वहां पे खड़ा कर दे तो किसानों के फसल के दाम अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही उसकी शेल्फ लाइफ महीने 2 महीने से बढ़ के या 10-15 दिन से बढ़ के सब्जी की शेल्फ लाइफ 2 साल की हुई, सुखा दिया, काट करके सुखा दिया, पाउडर बना दिया, पैक कर दिया, 2 साल की शेल्फ लाइफ हुई, तो कभी उसका दाम कम नहीं होगा। और प्रोसेसिंग के बाद हर चीज का दाम 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। तो ये सब पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। एक चीज और स्वामीनाथन आयोग ने कही थी कि किसानों को समवर्ती सूची में कृषि को लाया जाए, जो अभी राज्य की सूची में है, ताकि केंद्र भी जो है सीधे तौर पे बेहतर ढंग से उसमें मदद कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। बस एमएसपी कानून न बनाने के लिए जिद करे किसान, क्योंकि ये सारे देश के लिए नुकसानकारक होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम का समापन करें, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा रिएक्शन मनीष जी आपसे। क्या किसानों की समस्याओं का समाधान, क्या खेतीहारी मजदूरों की समस्याओं का समाधान भी है, यही अलग चीज है? देखिए कुणाल जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मुझे एक बात बताइए, हमें इस बात को समझने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसान और किसानी में लगे हुए मजदूर अलग अलग हैं। हम जो व्यक्ति एक बड़े अमीर किसान के, जिसके पास 100 बीघा खेत है, जिसके पास 70 बीघा खेत है, उसके पास अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर है, वो किसान नहीं है। मजदूरों में कानून उस पर लागू क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, अगर उस अमीर किसान के हैं जो 1 करोड़ की गाड़ी तो खरीद सकता है, उसके अपने यहाँ लगे हुए मजदूरों को प्रोविडेंट फंड का लाभ क्यों नहीं दे सकता? उसके यहाँ 20-20 साल से मजदूर लगे हुए हैं, उसे ग्रेच्युटी का लाभ क्यों नहीं मिल सकता? हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि जो अमीर किसान है, जो गमले में गोभी उगा ले, जहां आपकी पूरी की पूरी आय पर इनकम टैक्स नहीं है। अरे होना तो यह भी चाहिए कि जिसकी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक की आय है, उस पर टैक्स ना लगाओ। जो किसान 5-5 करोड़ रुपए साल कमा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स देने में क्या दिक्कत है? और फिर चलो, अगर सरकार ने कृषि आय पर माफी कर रखी है, तो मुझे बताइए आप उन मजदूर कानूनों से कैसे बचे हुए हैं? क्या किसानी में लगे हुए मजदूरों को इस बात पर आंदोलन नहीं करना चाहिए कि हमें भी प्रोविडेंट फंड का हक मिले, हमें भी ईएसआई का हक मिले? दुर्घटना के केस में हमारी ईएसआई हॉस्पिटल में फ्री एंट्री हो, फ्री इलाज हो। अगर मैं 5 साल तक काम कर लूं तो मुझे ग्रेच्युटी का बेनिफिट क्यों ना मिले? मैं अमीर किसानों से बात पूछना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले वक्त में सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के बीच
किसानों से भी धैर्यवान होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए। बहरहाल रणनीति के इस खास एक्सक्लूसिव एपिसोड में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।